मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे एक परिवार के सदस्य श्री सुशील जी ने एक बहुत बेहतरीन किताब अपने अनुभव से लिखा हुआ है, जिसका नाम है कहानी क्रिकेट की। मैं चाहता हूँ कि हमारे सारे युवाएं जो यहाँ पे हैं देश में, मध्य प्रदेश में, वो जाके इस किताब को पढ़ें। जो हमारा धर्म बन चुका है, जो क्रिकेट है, इसके इतिहास के बारे में जानें, हमारे प्लेयर्स के बारे में जानें, और इसके साथ साथ जिस तरीके के साथ क्रिकेट का एवोल्यूशन आया है, विकास आया है, नियमों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, टेक्नोलॉजी का, उसके बारे में समझें। डीडी स्पोर्ट्स ने खासकर कि एक 13 एपिसोड्स बनाए हैं ताकि आप वीडियोस भी देख सकें इस किताब के बारे में। तो डीडी स्पोर्ट्स को और सुशील जी को मैं इस पर बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्रिकेट, जिसे दुनिया जेंटलमैन गेम कहती है, लेकिन इस खेल के इतिहास में कुछ ऐसे पल भी आए जब मैदान पर सिर्फ रन नहीं बने, बल्कि विवादों ने इतिहास लिख दिया। कभी गेंद पर वैसलीन लगाने के आरोपों ने सवाल उठाए कि जीत ज्यादा बड़ी है या खेल की मर्यादा। एक गेंदबाज जिसने दुनिया के सबसे ज्यादा विकेट लिए, लेकिन उसकी हर गेंद के साथ उठा एक सवाल, क्या यह जादू था या नियमों की सीमा के पार जाता हुआ एक्शन। क्रिकेट का सबसे पवित्र हथियार गेंद, जब उसी के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे तो खेल की आत्मा तक सवालों में घिर गई। कभी गुस्सा मैदान पर उतरा तो कभी खिलाड़ियों का अहंकार क्रिकेट की पिच युद्ध का मैदान बन गए। और फिर आया वो पल जिसने क्रिकेट के नियम तो नहीं तोड़े, लेकिन खेल की भावना को हमेशा के लिए बदल दिया। अंडर आर्म गेम, जब शब्दों ने बल्ले से ज्यादा चोट पहुंचाई और एक विवाद ने दो देशों के रिश्तों तक को गरमा दिया। क्रिकेट के नियम, क्रिकेट के विवाद और उन घटनाओं के पीछे छुपी असली कहानियां जिन्होंने इस खेल का इतिहास बदल दिया। क्रिकेट के मैदान पर सिर्फ खेल ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के आचरण पर भी बारीकी से नजर रखी जाती है। मैदान में हर हरकत, हर प्रतिक्रिया नियमों के दायरे में आती है। तो इन्हीं नियमों और उनसे जुड़े विवादों पर प्रकाश डाला है बहुचर्चित किताब कहानी क्रिकेट की ने। तो आइए इसके बारे में और जानकारी हासिल करते हैं इस किताब के लेखक और जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर, पद्मश्री से सम्मानित सुशील दोशी जी से। दोशी जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद मेघा, और सभी दर्शकों को एक बार फिर से हार्दिक नमस्कार। शुरुआत करते हैं 1976-77 के इंसिडेंट के साथ, जहां पर बिशन सिंह बेदी ने आरोप लगाया था वैसलीन के प्रयोग पर। चेन्नई टेस्ट में ये कंट्रोवर्सी उठी थी। नहीं, बिल्कुल, बहुत ही ये विवादास्पद बात थी उस समय, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने हालांकि उस समय इतना ताकतवर नहीं था, बिशन बेदी का इतना सहयोग नहीं किया। बिशन बेदी ने कहा था कि जो वेसलीन लगा रहे हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और पसीना पोंछने की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो वेसलीन लगा रहे हैं गेंद पर। और चेन्नई में देखिए इतनी स्विंग होती नहीं थी। चेन्नई का टेस्ट मैच 1977 की बात है, तीसरा टेस्ट मैच था, और जॉन लीवर पुरानी गेंद से इतनी स्विंग कर रहे थे, मैं तो मौजूद भी था, तो इतनी स्विंग, लोग हैरान रह रहे थे कि इतनी गेंद पुरानी और स्विंग कैसे हो सकती है इतनी। और उन्होंने बहुत विकेट चटकाए, इंग्लैंड को उस मैच में जिताया। तो आप समझ सकते हैं कि बिशन बेदी ने सही तरीके से भारत के हित में एक विरोध जताया था, जो कि सही बात थी। और बाद में जब गेंद का परीक्षण किया गया ना, तो गेंद पर से वेसलीन के कुछ तत्व भी पाए गए। ऐसे नहीं कि आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी जो एमसीसी उस समय बड़ा पावरफुल था, बहुत ताकतवर था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उतना ताकतवर नहीं था, तो उन्होंने अपने खिलाड़ी को बचा लिया और उन्होंने ये कहा कि भाई जानबूझकर नहीं लगाया है, वेसलीन का तत्व ज़रूर है उसमें, लेकिन जानबूझकर नहीं लगाया, पसीना पोंछने की कोशिश की थी, इस कारण वो लग गया। तो इस कारण कोई ज़्यादा उन पर आरोप नहीं लगे। तो ये एक बात हो गई। लेकिन इसमें एक बात आती है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को साथ देना चाहिए था भारतीय खिलाड़ी का, भारतीय कप्तान। उस समय वैसा किया नहीं। उसके ठीक विपरीत हम देखें तो हम मुतैया मुरलीधरन की बात कर सकते हैं कि जब 95-96 में जो टेस्ट मैच हुआ था, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, जिसमें कि हमें याद है कि डेरिल हेयर ने उनको 7 बार नो बॉल करार दिया था।
और बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़ा विवाद उस समय हो गया था और दुनिया कह रही थी कि ये जो है ये थ्रो करते हैं, ये गेंद को जब बॉल करते हैं ना तो थ्रो करते हैं। और कई लोगों ने, ये तो बिशन बेदी तक ने कहा था कि ये तो ऐसा लगता है जैसे हैमर थ्रो कर रहे हैं। तो ये तमाम आरोप उन पर लगे थे, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसका सख्त विरोध किया। उनका कहना था कि उसके डिफॉर्मिटी नेचुरल है, एक स्वाभाविक तरीके से उनका हाथ इस तरह से जाता है कि जो एक बार मुड़ने के बाद जब सीधा होता है ना तो वो डिफॉर्मिटी के कारण वैसा नहीं होता जैसा साधारणतया होता है। तो इस कारण उन्होंने उसको बचा लिया। और मुथैया मुरलीधरन हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के बॉलर बने। तो इसको कहते हैं कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अपने खिलाड़ी के साथ किस तरह लगा रहता है। उन्होंने बहुत विकेट लिए उस श्रृंखला में भी और आखिरकार बच गए। उसकी जांच पड़ताल भी हुई और बाद में उन्हें क्लियर भी कर दिया गया। तो इसमें श्रीलंका क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो कप्तान थे उस समय अर्जुन रणतुंगा, उन्होंने बड़ा साथ दिया, पूरी लड़ाई लड़ी और एक तरह से एक बड़ी प्रतिभा को उन्होंने बचा लिया। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन एक बात जो आप कह रही थी ना मेघा, कि क्रिकेट जो आईसीसी संस्था है, इन्होंने जो नियमावली बनाई, नियम मैं इसे नहीं कहता हूँ, मैं इसे कानून कहता हूँ। कानून बिल्कुल लागू होते हैं आप पर और किसी भी तरीके से आप खराब आचरण करो तो उससे बच नहीं सकते। आप बॉल टेम्परिंग करो तो आपको पकड़ लिया जाएगा। आप कोई भी गलत कार्य करो, किसी खिलाड़ी को व्यवधान बनाने की कोशिश करो, उसकी एकाग्रता भंग करने की कोशिश करो, जैसा आप कह रही थी कि लेवल 1 से लेवल 4 तक के चार्जेस इतने सख्त हैं नियम कि आप उससे बच नहीं सकते। तो ये क्रिकेट के हित में बात है और हर चीज़ का वहाँ पर संज्ञान लिया गया है। हर चीज़ को ठीक ढंग से समझाया गया है कि कौन सी विधा के लिए, कौन सी गलती के लिए कौन सा कानून आप पर लगेगा। बॉल टेम्परिंग एक साधारण, हम देख ही रहे हैं कि क्रिकेट में होता ही है। पहले तो बड़ा छुपा कर लिया जाता था, आज तो टेलीविज़न के इतने सारे कैमरा हो गए। आप कोई भी अपराध करो, नाखून से गेंद को उधेड़ने की, सीम को उधेड़ने की कोशिश करो तो आप तुरंत पकड़ लिए जाते हो, कोई ना कोई कैमरा आपको पकड़ लेता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में बड़ी मुश्किल होती थी और कई खिलाड़ी इससे बच निकलते थे। और ख़ास करके पाकिस्तान के खिलाड़ी जो बॉल टेम्परिंग के लिए विख्यात दुनिया भर में, जो रिवर्स स्विंग की कला, तो लोग कहते हैं कि वहीं से उभरी कि वो थूक लगाते थे, गेंद को चमकाते रहते थे एक तरफ और गेंद को एक तरफ से भारी करते रहते थे। एक नई कला उन्होंने सीख ली थी, तो लगातार गेंद 2-3 आदमी इसी काम से लगे रहते थे। तो ये तमाम चीज़ों के लिए अब संज्ञान लिया जा रहा है। क्रिकेट के हित में सभी कुछ ध्यान, जो कुछ लगना चाहिए वो ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि उसके बावजूद हम देखते आ रहे हैं कि फिर भी खिलाड़ियों में नोक-झोंक जैसी चीजें होती रहती हैं और उसके बाद ऑब्वियसली अलग अलग तरह की पेनल्टी उन पे लगाई जाती है। ऐसा ही कुछ 1981 में देखने को मिला था, जब डेनिस लिली और जावेद मियांदाद मिड पिच कोलाइड कर गए थे और उसके बाद बात तो हाथापाई पे आ गई। हाँ बिल्कुल, इन्होंने तो डेनिस लीडी ने तो कह दिया था कि मैं तो तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, तो उन्होंने बल्ला दिखाया कि मैं बल्ले से तुम्हारा खात्मा कर दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, कंट्रोवर्सीज होती हैं, ये जो विवाद होते हैं ना, इससे भी खेल भी लोकप्रिय होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, जानबूझकर तो क्रिएट करते नहीं हैं। क्या होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेल रहे हैं, अपना जी जान लगा रहे हैं और इस तरह से कोई आपको रुकावट आ जाए तो आपका क्रोध आगे आ जाता है। और प्रतिभावान खिलाड़ी जो होता है ना, वो जल्दी भावुक भी हो जाता है, जल्दी क्रोध में तमक भी जाता है। और फास्ट बॉलर्स का तो हम जानते हैं, वैसे भी बहुत जल्दी गुस्सैल रहते हैं, तभी तो इतनी तेज़ गति से बॉलिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती है। तो जैसे हमको याद है कि फ्लिंटॉफ ने कह दिया था युवराज सिंह को कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, तो वो गुस्सा आया उनको फ्लिंटॉफ पे, लेकिन उन्होंने उस गुस्सा उतारा स्टुअर्ट ब्रॉड पे और 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा दिए। तो ये तमाम चीज़ें जो घुराघारी, एक दूसरे के विरुद्ध बात कहना, लेकिन फिर भी क्रिकेट के नियमों के आधार पर आपको नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि क्रिकेट नियंत्रण में रहना चाहिए। मैच जब मैदान में, और इसमें अंपायरों की बड़ी भूमिका रहती है कि आप कितने अनुभवी अंपायर हैं, किस तरह के चीज़ों से आप ज़्यादा प्रभावित नहीं होते और निष्पक्ष तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं। जी बिल्कुल। और 1981 का हमने जिक्र किया था, डेनिस लिली और जावेद मियांदाद के इंसिडेंट के संदर्भ में एक और वहाँ पर कंट्रोवर्शियल चीज़ हमें देखने को मिली, और वो था
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट के दौरान जब ग्रेग चैपल ने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को अंडरआर्म बॉल फेंकने को कहा, हालांकि उस टाइम पे अंडरआर्म लीगल था लेकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के विरुद्ध। हाँ देखिए, नियमों के विरुद्ध तो नहीं था, लेकिन इसको दुनिया भर में माना गया कि ये बहुत ही खेल भावना के विपरीत है। देखिए, खेल भावना बहुत, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम जैसे हम बार बार कहते हैं, शरीफ लोगों का खेल है। इसमें किसी भी तरह की ऊंच नीच या बेईमानी या खराब नीयत ये कभी भी सहन नहीं की जानी चाहिए। लोग कहते हैं ना कि कोई भी खिलाड़ी जब आज आम आदमी भी झूठ बोलता है ना, तो लोग उसको क्या कहते हैं कि दिस इज नॉट क्रिकेट, ये अच्छी बात नहीं कर रहे हो, क्रिकेट की तरह नहीं है। तो ये एक बन गया है मुहावरा सा कि क्रिकेट शरीफों का खेल है, तो उसमें इस तरह की बात करना। और ग्रेग चैपल जो बाद में इतनी बात करते थे कि भाई ईमानदारी की बात करते रहे, बाद में भी उन्होंने, जो कप्तान थे खुद, उन्होंने अपने भाई ट्रेवर चैपल को कहा कि आखिरी गेंद है, 6 रन बनाने हैं न्यूजीलैंड को, तो अंडर आर्म बॉलिंग कर दो तो शायद सिक्सर नहीं पड़ेगा किसी भी हालत में। तो उन्होंने किया, जीत ज़रूर गए, लेकिन जीतने से ही सब कुछ हासिल नहीं होता है, आपका नाम बदनाम हो गया। देखिए, आज भी हम बात कर रहे हैं ना, तो बात कर रहे हैं कि खेल भावना के विपरीत वो बात हुई। बिल्कुल। इनफैक्ट ट्रेवर चैपल क्रिकेट में उनकी जितनी भी उपलब्धियां रही, आज जब ये नाम उठता है तो उसे उस अंडर आर्म इंसिडेंट से जोड़ा जाता है। इनफैक्ट जब पहला T20I मुकाबला खेला गया था, ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी वो न्यूजीलैंड के विरुद्ध ही, तो ग्लेन मैग्रा ने मजाकिया तौर पर अंडर आर्म बॉल फेंकी, जिसके बाद उन्हें बिली बॉर्डन ने रेड कार्ड दिखाया था। हाँ, ये तो देखिए, ये तो बात सही है। और मैग्रा तो खैर बड़े खिलाड़ी थे, मैं मिल भी चुका हूँ उनसे, और अब दुनिया के बड़े खिलाड़ी, लेकिन मजाक में ही उन्होंने किया था। ये बात ठीक है, एक मासूम खिलाड़ी थे। और जो क्रिकेट की कला जो है ना, जो आर्ट ऑफ फास्ट बॉलिंग, कि बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं थी उनकी, ऐसा नहीं था कि 150 किलोमीटर से 132 135 बस यही। और उनका जो कलाई का काम था ना, कि आखिरी वक्त पर कलाई को जिस तरह से उपयोग में लाते थे और बाएं दाएं हिलाते थे। एक बार मुझे याद है कि किसी ने उनसे पूछा कि वेयर आर यू एम एट व्हेन यू बॉल, तो उन्होंने ठंडी आवाज में कहा ऑन द टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप। तो बस वो ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द, वहीं से अंदर वहीं से बाहर, बिल्कुल एक ही जगह से। और सबसे बड़ी बात, बल्लेबाजों के दिमाग को पढ़कर बॉलिंग करना, ये कोई उनसे सीखे। तो दुनिया के जितने प्रसिद्ध बॉलर हैं, दिमाग का जहाँ तक सवाल है, ग्लेन मैग्रा का नाम बहुत ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है। ऐसे ही किस्से और कहानियां हम आप तक लाते रहेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। चलते हैं ब्रेक पे इन मैसेजेस के बाद। पद्मश्री श्री सुशील दोषी जी, मेरा परिचय बहुत सालों से है। हालांकि जब से मैं उनकी कमेंट्री सुनता हूँ, तब मुझे पूरे मेरे स्कूल क्रिकेट की भी याद आती है, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत ही छोटा था, करीबन मेरे ख्याल से 58 ईयर्स से सुशील जी कमेंट्री कर रहे हैं। और उस वक्त ये हमेशा पता चल गया था कि क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के मैदान पे जो क्रिकेट खेला जा रहा है और खेल रहे हैं, उनको किस तरह से वो अपने सुनने वाले के दिमाग में डाल रहे हैं, सुनने वाले के जो लोग खेलना चाहते हैं उनको किस तरह से उसका एक परिचय देते हैं। क्योंकि कमेंट्री आज अगर हम देखते हैं तो टीवी पे भी देखते हैं, और क्रिकेट देखने के बावजूद भी हमको कमेंटेटर्स बात करते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि क्रिकेट के ग्राउंड में, मैदान में क्या हो रहा है। लेकिन उस वक्त ये होता था कि आपको क्रिकेट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो क्रिकेट की जानकारी आपको अंदर से इतनी आसानी से देते हैं, ऐसे लगता था मुझे। मैं बहुत छोटा था और उनके जब कमेंट्री में सुनता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ क्रिकेट खेल रहा हूँ, और क्रिकेट का जो जुनून है ना, वो बढ़ रहा था मेरा। तो उस तरह से मैंने हमेशा उनकी कमेंट्री को फॉलो करते गया हूँ। पद्मश्री मिला है, सरकार ने, भारत सरकार ने उनको ये अवार्ड दिया है, और बहुत सारे ऐसे सम्मान उनके हुए हैं। और जब भी मैं देखता हूँ कि एकदम डाउन टू अर्थ जो बोलते हैं लोग, कि इतने बड़े कमेंटेटर होने के बावजूद भी वो इसी तरह से मिलते हैं सभी बच्चों को, सभी हमारे क्रिकेट खिलाड़ियों को, और ऐसा एक प्यार से उनके साथ रहना, ये बहुत बड़ी एक क्या बोलते हैं कि एक वातावरण होता है। आज मेरे को बहुत खुशी हुई है, क्योंकि इसके पहले भी इनके एक किताब हुई थी, उस किताब का मैंने उद्घाटन किया था। और
अब भी मैं देख रहा हूँ कि कहानी क्रिकेट की, और कहानी क्रिकेट की इसके अंदर क्या हो सकता है, ये एक खिलाड़ी ज़रूर जानना चाहेगा। और मेरे जैसा कोच, जैसे हम कहते हैं कि कोचेस को ये बहुत इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि क्रिकेट की जानकारी आपको अंदर से कितनी मिलती है किताब के अंदर। मतलब एक युवा खिलाड़ी को अगर क्रिकेट सीखना है, मैं ज़रूर कहूँगा कि ये किताब आपको बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और ये ऐसे ही क्रिकेट के लिए मदद करते रहेंगे। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस से आप बहुत सारी चीज़ें हमारे बच्चों के सामने या हमारे क्रिकेट प्रेमी के सामने हमेशा देते रहे। देखिए कहानी क्रिकेट की पद्मश्री अवॉर्डी श्री सुशील दोषी के साथ हर रविवार सुबह 9 बजे सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय बोर्ड ने बिशन सिंह बेदी का समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर बात आती है 2001 में, जब बीसीसीआई ने फुल्ली बैक किया सचिन तेंदुलकर को। साउथ अफ्रीका में खेली जा रही थी वो सीरीज, जब सचिन तेंदुलकर के ऊपर बॉल टैंपरिंग का आरोप लगाया था मैच रेफरी माइक डेनिस ने। हालांकि बाद में माइक डेनिस ने खुद ये बयान जारी किया कि सचिन तेंदुलकर बॉल के साथ छेड़छाड़ ही नहीं कर रहे थे, बस ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें कहा गया था कि सीम को साफ वो अंपायर्स के निरीक्षण में करे, जो उन्होंने नहीं किया। नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलाया, 2001 की बात है ये। और पोर्ट एलिजाबेथ टेस्ट मैच था साउथ अफ्रीका में, और कैमरा ने पकड़ा कि सचिन तेंदुलकर नाखून से कुछ वहाँ पर सीम के आसपास उंगली को घुमा रहे हैं। तो ये बात जब उनको पता चली तो उन्होंने उसको कहा कि उसको अपराध माना और इसके लिए उनको दंडित करने की कोशिश की। तो बाद में जब ये बात उठी तो सचिन तेंदुलकर का कहा जानबूझकर मैंने नहीं किया, मैं तो खाली उस पर से मिट्टी उखाड़ रहा था, जो धूल लग जाती है ना उसको निकाल रहा था। तो खैर वो कर सकते हैं बशर्ते आप अंपायर से बात करके ये करो। तो इस बात का अपराध उन पर साबित हुआ और उनको जो 70% के आसपास कुछ मैच फीस थी उसका जुर्माना उन पर लगाया गया, वो बात अलग है। लेकिन एक बात है कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिष्ठा इतनी थी कि उनकी बात को सही माना गया। तो ये एक बड़ी बात होती, जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं तो आपके बारे में ये भी मानते हैं लोग कि आप सत्य बोल रहे हैं। तो ये खिलाड़ी किस तरह से एक देश का और ईमानदारी का प्रतिबिंब होता है, ये उसकी एक बड़ी सीधी पहचान है। ऐसा ही कुछ मंकी गेट इंसिडेंट के टाइम भी देखने को मिला था, जब 2008 में एंड्रयू साइमंड्स ने आरोप लगाया था नस्ल भेदी टिप्पणी का हरभजन सिंह पे, लेकिन क्योंकि सचिन तेंदुलकर का बयान आया कि वो वहीं पे मौजूद थे और ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी, तो इवेंचुअली आईसीसी ने ज्यादा पनिशमेंट नहीं दिया फिर हरभजन सिंह को। नहीं, बिल्कुल वो एंड्रयू साइमंड्स, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। एंड्रयू साइमंड्स बल्लेबाजी कर रहे थे और हरभजन सिंह पर यह आरोप था कि नस्लीय टिप्पणी उन्होंने की, मंकी कहा उनको। तो मंकी गेट के नाम से जो आप विवाद की बात कर रही हैं ना, उसको मंकी गेट के नाम से विख्यात है। और उन पर यह आरोप लगा कि नस्लीय टिप्पणी, अब नस्लीय टिप्पणी के मामले में कोई भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ही नहीं, सभी देश काफ़ी इस पर संज्ञान लेते हैं और इसके खिलाफ बहुत तगड़ी एक खिलाफत करते हैं और बड़ा इस पर आरोप लगा माना जाता है। तो ये उस समय कहा गया कि इन्होंने मंकी कहा बल्लेबाज को और उन्होंने ना कहा। तो तब भी जो आप बात करी थी ना कि बड़े खिलाड़ी की बात को कैसे दुनिया मानती है, सचिन तेंदुलकर वहाँ खड़े थे तो उनसे फिर पूछा गया कि भाई आप का क्या कहना है, इन्होंने मंकी कहा था कि नहीं। तो सचिन तेंदुलकर ने कहा कि उन्होंने मंकी नहीं कहा था, कोई दूसरी गाली उन्होंने की थी जो मंकी के काफ़ी नज़दीक मानी जाती थी। तो वो उन्होंने कहा तो फिर उस बात से एक हल्का सा उनको आरोप लगाकर संज्ञान ले लिया और जो पहले इतने ज़्यादा मैचेस के उन पर बैन लगाए गए थे वो बंदिश हटा ली गई। तो ये होता है, तो जब खिलाड़ी एकजुट होकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, और सच्ची कहा होगा, मुझे तो लगता नहीं कि मंकी कहा होगा उन्होंने कोई गाली दी होगी इसी के इर्द गिर्द कोई भटकती हुई, तो वो ठीक है, वो हिंदी ऐसी बोलते थे शायद, हाँ वो सुनने में ऐसा लगा कि मंकी बोल रहे, तो उसका सोचना भी ठीक था कि मंकी के नज़दीक वाली बात थी है। तो उसने ये कहा था। और नस्ली टिप्पणी को दुनिया भर में बहुत ख़राब दृष्टि से देखा जाता है, और साउथ अफ्रीका का तो पूरा हम जानते हैं कि किस तरह नेल्सन मंडेला ने सारा युद्ध नस्ल के मामले में
लड़ा और किस तरह शांतिप्रिय तरीके से साउथ अफ्रीका को एक मुकाम पर खड़ा कर दिया। दुनिया उसे दूसरा गांधी के नाम से विख्यात है। तो नस्ली टिप्पणी के मामले में दुनिया बहुत गंभीर रहती है। इनफैक्ट सिडनी टेस्ट में काफी विवाद उठे और अंपायरिंग पे भी काफी सवाल उठे थे जब ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी लगातार अंपायर्स पे अपने अपील से प्रेशर बनाते रहे और भारत के विरुद्ध कई फैसले उन्हें मिले भी जहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट बल्लेबाज के पास जाना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल ठीक है। माइक डेनिस के खिलाफ एक ये आरोप था कि भारत के खिलाफ खास करके वो ज़्यादा फैसले देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय शिव सुंदर दास भी थे और सचिन तेंदुलकर भी थे जो इर्द गिर्द खड़े रहे, हरभजन सिंह भी थे। तो इर्द गिर्द जो खड़े रहते थे 5 खिलाड़ी, वो बहुत ज़्यादा अपील कर रहे थे, ऐसा इनका कहना था। तो उस पर भी आरोप लगा दिया। तो ऐसा अपील तो करते ही हैं खिलाड़ी, हम कई मैचों में देखते हैं लगातार अपील होती है। लेकिन इस तरह से कड़क रुख अपनाया खास करके भारत, और फिर इस लाइट में जो आपने बताया ना कि मंकी गेट और ये तमाम चीज़ें जो चल रही थी और जो कड़ा रुख उनका दिख रहा था खास करके, तो ऐसा लग रहा था कि भारत के खिलाफ उनके मन में कहीं ना कहीं से जहर भरा हुआ है। तो इसी कारण भारतीय लोग जो थे उनसे नाराज़ थे। लेकिन कुछ भी हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जब इतना ताकतवर होता है ना और अपने खिलाड़ी के पीछे खड़ा होता है और दुनिया में भारत की ताकत का एहसास कराता है, तो फिर दुनिया आपको काफ़ी इज्जत की निगाहों से देखती है और आपके खिलाड़ी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचती है। 2005 में जब पाकिस्तान भारत के दौरे पर थी तो तीसरे ओडीआई पर इनफैक्ट सौरव गांगुली पर बैन लगाया था क्रिस ब्रॉड ने, जो कि मैच रेफरी थे, और ये बैन लगा था 6 मैचेस का, जिसे बाद में घटा के केवल 4 मैच का कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सौरव गांगुली का करियर उस टाइम बहुत नाजुक मोड़ पर था। नहीं, ये तो है। देखिए, इस तरह के बैन होने से क्या रहता है, खिलाड़ी भी की अस्मिता पर भी चोट पहुंचती है। एक तो आप पहले ही फॉर्म में नहीं है, आप थोड़े गुस्से में भी रहते हैं, अपने आप से भी नाराज़ रहते हैं, और ऐसे में फिर आपके इस तरफ आरोप लग जाए तो फिर आपके करियर पर एक दाग सा लग जाता है। और फिर जो पूरे लोग जो रहते हैं ना क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से लगाकर, जितने ताकतवर लोग रहते हैं, आपको उस निगाहों से नहीं देखते और आपका करियर फिसलन पर रहता है। देखिए, कहते हैं ना कि सफलता के 100 बाप होते हैं और असफलता होती है नितांत अकेली। तो ये होता है कि जब आप असफल होते हैं ना, तो लोग आपकी जो नाकारियों को, आपकी नाउम्मीदियों को और आपके कम फॉर्म को अलग निगाहों से देखने लग जाते हैं। लेकिन जब आप सफल होते हैं तो फिर आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो उस दौर से गुजर रहे थे सौरव गांगुली। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि इस तरह का आरोप भी लगा, लेकिन बाद में कुछ कम भी कर दिया गया, ये बात अलग है। लेकिन उनके नाजुक मोड़ पर इस तरह का धब्बा लगना उनके अस्मिता पर, उनके खेल पर एक चोट तो ज़रूर थी। जी, और 2018 में आया सैंडपेपर गेट, जब साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेल रही ऑस्ट्रेलियन टीम के 3 खिलाड़ियों पर गंभीर आरोप लगे, बॉल टैंपरिंग के आरोप लगे, और उसका खामियाजा फिर उन्हें अपने करियर में भुगतना पड़ा, जहां एक तरफ दोनों जो उपकप्तान और उपकप्तान थे यानी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, उनसे कप्तानी छीन ली गई, उनसे लीडरशिप पोजीशन छीन लिया गया और कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट पे भी काफी लंबा बैन लगाया गया। नहीं, ये बात तो सही है कि जो अगर आप पकड़े जाओगे और जानबूझकर अगर ये काम कर रहे हो, तो फिर आपको निश्चित रूप से आप पर आरोप भी लगेंगे और आपको दंडित भी किया जाएगा। तो ठीक ही किया, क्योंकि वो वार्नर उसमें हम देख रहे थे साफ़ी के वो सैंडपेपर गेट में उनका नाम था और कई जो खिलाड़ी शामिल थे उनको दंडित भी किया गया। तो ठीक है, इस तरह के ये कानून बनाए इसलिए जाते हैं कि जो खिलाड़ी इस तरह के काम करते हैं और लांछन खेल को लग जाता है, धब्बा लगता है खेल की अस्मिता को, तो उस पर बराबर दंडित किया जाना चाहिए। अगर दंडित नहीं किया जाएगा तो फिर खेल में इस तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। जी, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी वहां पे क्लियर स्टैंड लिया और अपने कल्चर को रिविजिट करने की कोशिश की कि प्लेइंग इट द ऑसी वे, द हार्ड वे, उसमें शायद कई बार जो नियम है उसको भी लांघते हुए नजर आए हैं खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलिया, देखिए वो क्या होता है कि फाइटर्स तो हैं, वो बड़ी टीम है और हारना पसंद नहीं करते। बड़ी टीमें हारने को बड़े ख़राब तरीके से ले लेती हैं, उनका व्यवहार बदल जाता है। तो वो हार्ड वे तो खेलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और इसी कारण कह रहे थे कि भाई इसके कारण आपको ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जो कैमरा झूठ नहीं बोलता है, नज़रें झूठ नहीं बोलती हैं, और आंखों से अगर कैमरे की निगाहों से अगर आप देख लिए गए सैंड पेपर करते हुए,
तो फिर आप बच नहीं सकते। तो कुछ भी, आप कितनी भी बड़ी टीम हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप खराब काम करते हुए पकड़े जाएं फिर भी आपको बरी कर दिया जाए। तो वो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि इस तरह के जो भी असभ्य हरकतें हैं क्रिकेट के मैदान पर, खेल के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बदनाम करने की जो कोशिश होती है उसको कहीं ना कहीं रोक दिया जाए तो अच्छी बात है। जी, और इन इंसिडेंट से सीख लेना बहुत ज़रूरी है और यही हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ और किस्से लेकर आए ताकि रोमांच और सीख दोनों साथ ही साथ मिलते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोषी जी, इतना अनुभव जो आप लेकर आते हैं हमारे शो में। बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार।